बेटा सबसे पहले हम पढ़ाएंगे आपको सेल ऑर्गेनेली के बारे में, जिसमें जैसे फोटोसिंथेसिस हम चैप्टर पढ़ेंगे तो सबसे पहले आएगा क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि बार बार हम जिक्र करेंगे क्लोरोप्लास्ट का, तो आपको पहले क्लोरोप्लास्ट के बारे में पता होना चाहिए होता क्या है ये। देखिए 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्या है कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, यानी फोटोसिंथेसिस करता है ये। ऐसा माना जाता है साइंटिस्ट के द्वारा। बैक्टीरिया से तो बना था प्रोटोप्लास्टिड, और प्रोटोप्लास्टिड से क्या बना था? प्लास्टिड। और प्लास्टिड बेसिकली 3 तरह का होता है। ल्यूकोप्लास्ट मींस जब वो कलरलेस हो, जब वो कलर बन जाए तो क्रोमोप्लास्ट, और जब ग्रीन होता है तो क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट। जो मेन फोटोसिंथेसिस करता है ना वो क्लोरोप्लास्ट करता है। जैसे आप टमाटर का एग्जांपल ले लीजिए, शुरू में वो नॉन ग्रीनिश होता है, व्हाइटिश होता है, तो ल्यूकोप्लास्ट, फिर ग्रीनिश बनता कुछ समय के लिए क्लोरोप्लास्ट, और बाद में वो रेड बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। ऐसे ही हरी मिर्च देख लीजिए आप, वो ल्यूकोप्लास्ट जिसमें कार्बोहाइड्रेट स्टोर होना उसको हम बोलते हैं एमाइलोप्लास्ट, जिसमें फैट स्टोर होता है उसको बोलते हैं लिपिडोप्लास्ट या एलियोप्लास्ट, और जिसमें प्रोटीन स्टोर होता है उसको प्रोटियोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होता है 4 से 10 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है, 2 से 4 माइक्रोमीटर इसकी ब्रेथ होती है, और प्रोटीन इसके अंदर 60%, लिपिड 30% और क्लोरोफिल 10% होता है। अब इसको हम, ये जो है टर्म प्लास्टिड, ये अर्नेस्ट हैकेल ने दी थी 1866 के अंदर, नोट कर लीजिए, कई बार पूछा जाता है ये। दूसरा, प्लास्टिड इज ए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होता है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली होता है। क्यों होता है सेमी? सेमी का मतलब होता है आधा, ऑटोनोमस का मतलब सेल्फ डिपेंडेंट है, ये अपना काम खुद कर लेता है। ऑर्गेनेली का मतलब एक छोटा सा सेल ऑर्गेनेली है ये, जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। जैसे कि आपको पता है ये सेल होती है, वो सेल जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो ना, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो उसको यूकैरियोटिक कहते हैं, और जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, यानी जेनेटिक मटेरियल डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, उसको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रोकैरियोट्स में मोनेरा किंगडम आता है। कौन सा आता है? मोनेरा किंगडम में यदि हम बात करें तो बेसिकली ये 7 होती हैं भाई, BSARMCA, BSARMCA, बेशर MCA याद रख लो। बी मींस बैक्टीरिया, स्पाइरोचेट, एक्टिनोमाइस्टिस, एक्टिनोमाइस्टिस को मरे फंजाई भी कहते हैं, यानी फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म दिखाई देते थे ये। रिक्टेशियस, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा को हम PPLO भी कहते हैं, प्लूरियो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या MLO, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और इनको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं, क्योंकि दे कैन चेंज देयर शेप। इसकी खास पहचान ये होती है कि इसके डीएनए के ऊपर एक रेप्लिकेटिंग डिस्क प्रेजेंट होती है, जो ये पहचान होती है कि ये माइकोप्लाज्मा है। सबसे एडवांस जो मोनेरा हैं वो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं, नीले हरे शैवाल बोलते हैं इसको। पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले ऑक्सीजन इस साइनोबैक्टीरिया ने ऐड करनी शुरू करी थी, और लास्ट में होता है आर्कियोबैक्टीरिया। ये सबसे ओल्डेस्ट ग्रुप है बैक्टीरिया का, सबसे पुराने। मिथेनोजन, जो गोबर गैस से मिथेन प्रोड्यूस करते हैं ना बैक्टीरिया, ये होते हैं मिथेनोजन बैक्टीरिया, यानी BSARMCA, बैक्टीरिया, स्पाइरोचेट, एक्टिनोमाइस्टिस, रिक्टेशियस, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया। ये मोनेरा जितने भी होते हैं सभी को हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है एंशिएंट टाइप ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस इनमें पुरानी तरह का होता है। अब क्योंकि ये मोनेरा की बात है तो इसमें 70S टाइप के क्या मिलेंगे? राइबोसोम। 70S टाइप के क्या मिलेंगे? राइबोसोम को हम पेलेट पार्टिकल भी कहते हैं। एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इसकी बड़ी यूनिट तो 50S की होती है, और छोटी यूनिट जो होती है वो 30S की होती है, यानी 50 + 30 80 बोलते हैं ना, पर क्योंकि कुछ सरफेस एरिया आपस में कनेक्टेड होता है
तो इसकी टोटल वैल्यू, टोटल सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 70 आता है। अब 70 के बारे में क्या है कि मोनेरा के अंदर, यानी बैक्टीरिया कह दो एक तरह से, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रुप इसका बैक्टीरिया ही है। मोनेरा के अंदर 70s राइबोसोम होते हैं। सेम 70s राइबोसोम प्लास्टिड में और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं। इसलिए यह माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का ओरिजिन बैक्टीरिया से हुआ है। दूसरा, इस मोनेरा के अंदर अंदर साइड में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइड में, ये छोटे छोटे रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? सेम एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में जाके, जब माइटोकॉन्ड्रिया इवोल्व हुआ तो ऑक्सीसोम बन गए थे। क्या बन गए थे? जिसको हम आगे बताएंगे। और बैक्टीरिया के अंदर एक डीएनए की अलग रिंग होती है, इसको प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी की वजह से बायोटेक्नोलॉजी की ज्यादा रिसर्च हुई थी। प्लाज्मिड के अंदर ऑटोमेटिक सस्टेनेबल, मतलब इसके अंदर रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है, अपने आप डिवाइड कर जाती है, रेप्लिकेट कर जाती है। ये इसी की प्रॉपर्टी को हम यूज करके बहुत सारे जीन हमने प्रोड्यूस कर लिए बायोटेक में। तो ये जब प्लाज्मिड मेन डीएनए से टच हो जाए ना, इसको बोलते हैं एपिसोम। क्या बोलेंगे? तो ये जो प्लाज्मिड डीएनए है, सेम डीएनए की रिंग माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिली और प्लास्टिड में भी मिली। इसलिए 70s राइबोसोम भी है उसके अंदर और एक डीएनए की रिंग भी है। इसलिए अपना काम ये खुद ही कर लेती है मोस्टली, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। दो ही सेल ऑर्गेनेली होते हैं जो सेमी ऑटोनोमस होते हैं, नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर 2 प्लास्टिड। अब बात करते हैं हम सेमी ऑटोनोमस, बता दिया क्योंकि इसके अंदर अपनी डीएनए की रिंग होती है। 70s टाइप के राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम को हम पैलेट पार्टिकल भी कहते हैं। ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, 70s और 80s। 70s मिलता है मोनेरा में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, यानी प्लास्टिड के अंदर। और 80s होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेयर होते हैं। यदि बात करें हमारे अंदर तो 23 पेयर हो गए। ठीक है। अब जो ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों में बीच में स्पेस होता है, इसका नाम होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोलेंगे इसको? 100 से 200 एंगस्ट्रोम इसकी विड्थ होती है। और जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये वाली ओरिजिन के हिसाब से इनफोल्डिंग होती है। जैसे मोनेरा के अंदर ये इनफोल्डिंग होती है, इसको हम मीजोजोम कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजोजोम। इसका मेन काम होता है सरफेस एरिया इंक्रीज करना, ताकि नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम ज्यादा आ जाए। दूसरा, जब ये मेन डीएनए को टच करता है तो डीएनए डिवाइड कर जाता है और एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन जाते हैं बाइनरी फ्यूजन से। कितने बन जाते हैं? एक बैक्टीरिया से 2 बन जाते हैं। यानी मीजोजोम के 2 काम हो गए, सरफेस एरिया इंक्रीज करना इनफोल्ड होके, जिसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम ज्यादा आ सके, और डीएनए को डिवाइड करना, यानी बाइनरी फ्यूजन जब होता है बैक्टीरिया का, उसमें हेल्प करना। सेम ये इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड होके एक स्ट्रक्चर बना देती है, उसका नाम होता है लेमिला। क्या नाम होता है इसका? थाइलोकोइड भी कहते हैं इसको। लेमिला का नाम क्या होता है? बहुत सारे लेमिला जब एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाएं, 1 से 16 तक, ठीक है, ऐसे ऐसे अरेंज हो जाएं, इसका नाम होता है ग्रेनम। क्या नाम होता है इसका? यानी ग्रुप ऑफ लेमिला या थाइलोकोइड इज कॉल्ड ग्रेनम। ये 40 से 60 ग्रेनम एक क्लोरोप्लास्ट में होता है, और 1 से 20 तक 16 तक एक ग्रेनम के अंदर लेमिला होता है। जो ये ग्रेनम बन गया, ये ग्रेनम है, ग्रुप ऑफ लेमिला। ठीक है, एक बुक, दूसरी बुक, तीसरी बुक, ऐसी बहुत सारी रख दी, तो इसी तरह लेमिला एक दूसरे के ऊपर रख दिए, ये ग्रेनम कहलाता है। ग्रेनम के अंदर होती है लाइट रिएक्शन। क्या होती है? लाइट रिएक्शन। जैसे पानी से ऑक्सीजन बाहर निकलना, ये लाइट रिएक्शन है, ये ग्रेनम में होती है। फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शन होती हैं, दिन के समय में लाइट रिएक्शन, रात के समय में डार्क रिएक्शन। तो जो लाइट रिएक्शन होती है वो ग्रेनम में होती है। 2 ग्रेनम आपस में इंटरग्रेनल थाइलेकोइड या इंटरग्रेनल लेमिला से जुड़े होते हैं। अपना खुद का डीएनए होता है ये,
और खुद के राइबोसोम होते हैं, इसलिए ये इसको सेमी ऑटोनोमस बनाते हैं। जिस मटेरियल में, जिस मैट्रिक्स में ये प्रेजेंट होता है ना सारा मैटर, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं इसको हमें? या मैट्रिक्स। इसमें डार्क रिएक्शन होता है, इसलिए दो साइट होगी, एक वो होती है क्लोरोप्लास्ट में जिसमें लाइट रिएक्शन हो, दूसरी कौन सी होती है जिसमें, जो मैं बोल रहा हूं ना, लाइट रिएक्शन कहां होती है? ग्रेनम में। डार्क रिएक्शन कहां होती है? स्ट्रोमा में या मैट्रिक्स में। सेमी ऑटोनोमस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर अपना खुद का डीएनए होता है, खुद के राइबोसोम होते हैं। तो ये तो चीजें आती हैं, डायरेक्ट नीट में पूछी जाती हैं, इसलिए प्लीज ध्यान से देखें इसको। अब देखिए, जब एक लेमिला का हम डायग्राम देखते हैं, जब एक लेमिला का डायग्राम देखा हमने, तो इसके अंदर 60 से 80 छोटी छोटी यूनिट मिल गई, इसको हमने दे दिया क्वांटोसोम नाम। क्या दे दिया? अब सोच के देखो, पूरा सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम पे अर्थ, अर्थ पे बायोस्फीयर, बायोस्फीयर में प्लांट, प्लांट के लीफ को काट के देखा, उसमें होता है मीजोफिल सेल, यानी वो पेरेनकाइमा सेल जिसमें क्लोरोप्लास्ट स्टोर होता है, उसको बोलते हैं क्लोरेनकाइमा सेल। और क्लोरेनकाइमा सेल को लीफ के अंदर बोलते हैं मीजोफिल सेल। और मीजोफिल सेल के अंदर 200 से 300 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और मीजोफिल सेल दो तरह से होती है लीफ के अंदर अरेंज। कॉम्पैक्टली रेंज हो जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं हो, उसको तो बोल देंगे पेलिसेड मीजोफिल सेल। और लोअर साइड में स्टोमेटा होते हैं, क्योंकि लोअर साइड में इंटरसेलुलर स्पेस होता है बीच में, उसका नाम होता है स्पंजी मीजोफिल सेल, स्पंजी अरेंजमेंट, यानी जिसके अंदर लूजली अरेंज हुई है। ठीक है। अब क्वांटोसोम, अब देखिए क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसमें लेमिला, लेमिला के अंदर 60 से 80 क्वांटोसोम। एक क्वांटोसोम का डायग्राम हम देखेंगे ना, बीच में होता है रिएक्शन सेंटर। बीच में क्या होता है? रिएक्शन सेंटर का नाम होता है पिगमेंट सिस्टम। बाद में स्टडी जब हमने करी, इमर्सन सेकंड इफेक्ट की स्टडी करी, इमर्सन सेकंड एक्सपेरिमेंट, पहला था रेड ड्रॉप, दूसरा था इनहेंसमेंट इफेक्ट, दो एक्सपेरिमेंट किए थे जो बताएंगे हम आपको। उसमें बताया कि फोटो सिस्टम दो तरह के होते हैं, P700, P680, P700, P680। यानी ये 700 तक की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, ये 680 तक की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। तो पिगमेंट सिस्टम रिएक्शन सेंटर दो होते हैं, P700 को फोटो सिस्टम 1 बोलते हैं या रिएक्शन सेंटर 1 बोलेंगे, P680 को रिएक्शन सेंटर 2 या फोटो सिस्टम 2 बोलेंगे। अब इसके अंदर जो ये रिएक्शन सेंटर है, इसके चारों तरफ कोर एलिमेंट होते हैं। कौन से एलिमेंट होते हैं? कोर एलिमेंट। और कोर के बाहरी तरफ होता है एंटीना मॉलिक्यूल। कौन सा होता है? ये एंटीना मॉलिक्यूल है बाहर वाले। ये कोर, जो इसकी सरफेस, जिसकी मेम्ब्रेन इसे टच करती है रिएक्शन सेंटर से, वो तो हो गए कोर एलिमेंट। और जो कोर एलिमेंट से टच करते हैं, इसका नाम हो गया एंटीना मॉलिक्यूल। क्या नाम हो गया? ये सारे के सारे लाइट को ट्रैप करते हैं, लाइट एनर्जी को ट्रैप करके किसको देते हैं? कोर को। कोर किसको देता है? रिएक्शन सेंटर को। रिएक्शन सेंटर में क्या होता है? जैसे ही एनर्जी आई, इलेक्ट्रॉन इसके अपर स्टेट में चले गए, यानी ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया? और जिसने इलेक्ट्रॉन को लिया, कोई एक्स अननोन कंपाउंड है मान लीजिए, जिसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, उसका होगा रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। जो इलेक्ट्रॉन को पास एनर्जी आई, वो यहां से जंप कर गया एक्साइटेड स्टेज में, यहां से तो हो गया ऑक्सीडेशन। और जिस एक्स अननोन कंपाउंड ने इसको लिया है, इसको बोलते हैं रिडक्शन। इस तरह से फोटोसिंथेसिस रिएक्शन शुरू होती है। अब देखिए, सही रिएक्शन जो हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, वो ये है, क्योंकि 12H2O मॉलिक्यूल वाली जो होती ना, वो रिएक्शन बिल्कुल सही मानी जाती है, क्योंकि रूबर और कैमिन साइंटिस्ट था, इन्होंने क्या किया, रेड ऑक्सीजन के दो आइसोटोप्स होते हैं, 8, 16 और 8, 18, यानी एटॉमिक नंबर दोनों का 8 है और मास नंबर क्या हो गया? 16 और 18। ये ना, ये वाला जो है आइसोटोप ऑक्सीजन का, ये रेडियो एक्टिव है। उन्होंने क्या किया, इसको रेडियो एक्टिव वाले को यूज किया इस वाटर के अंदर, ये 18 वाला।
तो जब लाइट रिएक्शन में लेके गए, वो देखा उन्होंने जो ऑक्सीजन बाहर निकली ना वो भी रेडियो एक्टिव थी। इसका मतलब जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बाहर निकलती है वो किससे आती है? H2O से आती है। ठीक है, अब ये देखते हैं, अब हम करते हैं फोटोसिंथेसिस चैप्टर को शुरू। देखिए, ये जो रिएक्शन थी फोटोसिंथेसिस, क्या होता है भाई? इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मैटर तैयार करना। सनलाइट को यूज करते हुए सनलाइट से जो कार्बोहाइड्रेट बनाए जाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी इट में डिफाइंड एज द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम CO2 एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट। ये देखिए, यहां पे ऑक्सीजन कितनी है? 6, यहां पे कितनी है? 12। तो ये जो लाइट रिएक्शन होती है, पानी में कितनी थी? 6 ऑक्सीजन, और निकली कितनी? 12। इसलिए ये मतलब ये कह सकते हैं कि रिएक्टेंट में कम है, प्रोडक्ट में ज्यादा आ गई, इसलिए हम इसको मानते नहीं है नेट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन ये है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस में पानी भी बाई प्रोडक्ट निकलता है जो कि ट्रांसपिरेशन होके उड़ जाता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर्स थ्रू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ये बेसिकली 3 तरह का होता है। पहला होता है स्टोमेटल, यानी जो स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन हो, मैक्सिमम यही होता है 95 to 97% तक। एक होता है लेंटिकल्स। लेंटिकल्स आर द पोर ऑन द स्टेम विच रिमेन्स ओपन ऑल द टाइम। लेंटिकल्स वो पोर होते हैं स्टेम के अंदर जो 24 घंटे खुले रहते हैं। स्टोमेटा तो क्या होते हैं? दिन में खुलते हैं, रात को बंद हो जाते हैं। क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, कैम प्लांट के अंदर स्टोमेटा रात को खुलते हैं, दिन में बंद हो जाते हैं। ये तो उल्टा होता है कैम प्लांट के अंदर। जैसे पत्थरचट, कलेंचू, अगेवा, ये जो प्लांट होते हैं ये कैम प्लांट में आते हैं। क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, इनके अंदर स्टोमेटा रात को खुलते हैं, जीरोफिटिक कंडीशन में पाए जाते हैं, ये सूखे में पाए जाते हैं। दिन में भी स्टोमेटा खुले रहे तो ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, पौधे सर्वाइव नहीं करेंगे। इसलिए स्टोमेटा बंद होना और ओपन होना ये स्टोमेटल एक्टिविटी में कहलाता है। लेंटिकल्स में ऐसा नहीं होता। लेंटिकल्स तो छोटे छोटे छेद होते हैं स्टेम के अंदर, वो 24 घंटे खुले रहते हैं, उसके थ्रू भी पानी लॉस होता है पर कम होता है, उसका नाम होता है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। अब लेंटिकल्स के ऊपर भी या पत्तों की देखेंगे आप, एक पतली सी क्यूटिकल लेयर होती है एपिडर्मिस के ऊपर भी, उस क्यूटिकल के थ्रू भी थोड़ा बहुत पानी उड़ जाता है, ट्रांसपिरेशन हो जाता है, उसको क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। सबसे पहला स्टोमेटल, दूसरा लेंटिकुलर, तीसरा क्यूटिकल। ठीक है, अब ये जैसे दिखा रखे हैं बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया में पानी ना लेके H2S यूज किया जाता है तो इसमें सल्फर बाई प्रोडक्ट निकल जाता है, इसको सल्फर बैक्टीरिया कहते हैं। रूबर एंड कैमिन जो साइंटिस्ट था, इन्होंने आइसोटोप्स लिया था ऑक्सीजन का 818 वाला, और जो पानी बाहर निकला वो भी 818 वाला था। इन्होंने प्रूव कर दिया कि जो फोटोसिंथेसिस में पानी निकलता है ना वो किससे आता है? जो जो ऑक्सीजन निकलती है वो किससे आता है भाई? वाटर से आता है। यानी ये जो ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड वाली नहीं है, ये जो ऑक्सीजन बाहर निकली है फोटोसिंथेसिस में ये वाटर वाली है, कार्बन डाइऑक्साइड वाली नहीं है। फिर था मेल्विन कैल्विन। मेल्विन कैल्विन साइंटिस्ट ने इस कार्बन डाइऑक्साइड वाली ऑक्सीजन का रेडियो एक्टिव वर्जन लिया और उसने पूरी कैल्विन साइकिल ड्रा कर दी और उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अभी सबसे बड़ा पुरस्कार होता है साइंस में, तो वो मेल्विन कैल्विन ने, इसलिए उसका नाम कैल्विन साइकिल भी कहा जाता है। अब देखो ध्यान से, एक ये स्पेक्ट्रम, आपको लाइट स्पेक्ट्रम के बारे में पहले से ही पता है, इसका एक फार्मूला होता है याद करने का, ये फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है और बायो में भी आता है। सबसे पहला होता है CGXUVIMR, CGXUVIMR,
एम आर। सी का मतलब होता है कॉस्मिक रेज, जी का मतलब गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। ये सीक्वेंस याद होना चाहिए आपको, सी जी एक्स यू वी आई एम आर। अब इसके अंदर जो विजिबल लाइट है इसका भी फर्दर, क्योंकि विजिबल लाइट में आपको पता है 7 कलर की बनी होती है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट है ये। पर तारा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जब सूर्य की लाइट 7 कलर इसमें पड़ते हैं तो ये 6 कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए हमें ग्रीन दिखाई देता है। ये दूध सफेद कब दिखाई देता है? क्योंकि दूध क्या करता है, 7 रंग को एब्जॉर्ब करता है, 7 रंग को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। ब्लैक टंकी जो होती है, बैग होता है, क्यों दिखाई देता है, ब्लैक कलर क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसने 7 कलर पड़े, सारे के सारे को एब्जॉर्ब कर लिया, एक चीज एक कलर को भी रिफ्लेक्ट नहीं किया। अब कोई चीज रेड कब दिखाई देती है? जब उसने 6 कलर को तो एब्जॉर्ब कर लिया, उस रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर दिया। तो समझ में आ गया होगा आपको क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो ये वी आई बी जी वाई और विबगोर जो होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब विजिबल की जो लाइट होती है 390 से 760 नैनोमीटर या 3900 से लेकर 7600 एंगस्ट्रोम की होती है ये। तो ये एंगस्ट्रोम में देखेंगे तो 1 जीरो फालतू लगा दो, नैनोमीटर में लेके तो कम लगा दो, याद रख लो इसको, क्योंकि ऑप्शन में कोई भी मिल सकता है आपको। तो ये देखिए वायलेट जो लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है जो, इसकी वेवलेंथ की कहां से शुरू होती है, 390 से, और रेड की कहां से कहां खत्म होती है ये भाई, 760 पे। ठीक है। अब नॉर्मली ये जो होती है बिल्कुल प्योर स्टेट होती है, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है सारी है। यदि हम फोटोसिंथेसिस देखें तो सबसे पहले जब साइंटिस्ट स्टडी करते हैं तो क्लोरिल्ला नाम की एक ग्रीन एल्गी होती है, क्लोरिल्ला, उसमें कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है। ये बेस्ट मटेरियल होता है फोटोसिंथेसिस की स्टडी करने के लिए। तो जब उन्होंने स्टडी किया तो पता लगा सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है व्हाइट लाइट पे। वो तो होना ही था क्योंकि उसके अंदर 7 कलर होते हैं। यदि मोनोक्रोमेटिक स्टडी की साइंटिस्टों ने तो देखा सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है रेड लाइट पे, उससे कम होता है ब्लू लाइट पे, और सबसे कम होता है ग्रीन लाइट पे। यही कारण होता है कि बड़े पेड़ के नीचे छोटे गमले में पौधे उगा दे, नहीं उगेंगे वो, क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ ग्रीन लाइट पड़ेगी और ग्रीन लाइट पे फोटोसिंथेसिस सबसे कम होता है। यदि पॉलीक्रोमेटिक की बात करूं तो व्हाइट लाइट पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। यदि मोनोक्रोमेटिक की बात करूं तो सबसे ज्यादा होता है रेड पे, उससे कम होता है ब्लू पे, और सबसे कम किस पे होता है। फिर ब्लू लाइट एब्जॉर्ब ज्यादा क्यों करता है? ब्लू लाइट पौधा ज्यादा एब्जॉर्ब करता है क्योंकि स्टोमेटा ओपन होते हैं, इससे क्या ओपन होते हैं। अब रेड लाइट 10वीं क्लास में पढ़ा था आपने, यानी मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, मिनिमम स्कैटरिंग पावर होती है, इसलिए उसका सिग्नल दूर तक जाता है, स्कैटरिंग नहीं हो पाता। ब्लू लाइट स्कैटरिंग ज्यादा होती है, इसलिए आसमान हमें नीला दिखाई देता है। यही है ना। अब देखिए ध्यान से, ये पूछे जाते हैं कई बार, पीएआर फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन से बोलते हैं इसको। फोटोन पार्टिकल, डिस्क्रीट पार्टिकल ऑफ लाइट आर कॉल्ड फोटोन, और एनर्जी कंटेन इन फोटोन इज कॉल्ड क्वांटम। जितनी छोटी वेवलेंथ होगी उसमें एनर्जी ज्यादा होगी, यानी वायलेट में एनर्जी ज्यादा होगी, रेड की वेवलेंथ ज्यादा है तो उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। पर फोटोसिंथेसिस में कम एनर्जी वाली वेवलेंथ यानी रेड लाइट ज्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि ज्यादा लाइट ली तो बर्निंग हो जाएगी, यानी टिश्यू बर्न हो जाएंगे। ठीक है। अब आते हैं भाई, बताया था मैंने बैक्टीरिया से क्या बना था, प्रोटोप्लास्ट। तीन तरह का होता है, ल्यूको, क्लोरो, क्रोमो। ठीक है, ये हमने बता दिया था आपको। ये लीफ है, इस लीफ के अंदर ये जब सेक्शन काट के देखते हैं हमें से, ये ऊपर अपर हाफ है, ये लोअर हाफ है। डोर्सी वेंट्रल लीफ का नाम होता है डाइकोट लीफ। डाइकोट लीफ का नाम है डोर्सी वेंट्रल लीफ। डोर्सल साइड ज्यादा डार्क होती है, वेंट्रल साइड कम डार्क होती है, क्योंकि लोअर साइड में लाइट नहीं पड़ती,
इसलिए नीचे साइड में स्टोमेटा होते हैं, ये रे स्टोमेटा, जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होती है। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये जो अरेंजमेंट है पैलीशियड अरेंजमेंट बोलते हैं, यानी वो क्लोरेनकाइमा सेल या वो पेरेनकाइमा सेल जो क्लोरोप्लास्ट स्टोर करें उसका नाम होता है क्लोरेनकाइमा सेल। और वो क्लोरेनकाइमा सेल जो लीफ में पाई जाती हैं उसका नाम होता है मीजोफिल सेल। और मीजोफिल सेल जो कॉम्पैक्टली अरेंज हो ना, जिसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं हो, उसको बोलते हैं पैलिसेड अरेंजमेंट। क्या बोलेंगे? और नीचे वाला देखो लूजली है, यहां भी स्पेस है, यहां भी स्पेस है, यहां ये स्पेस दिखा रखे हैं बहुत सारे, इसका नाम होता है स्पंजी अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं इसको? ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस, स्टोमेटा की साइड में है, लोअर में है। डोर्सी वेंट्रल लीफ का दूसरा नाम होता है डाइकोट लीफ। और मोनोकोट लीफ गेहूं के अंदर, चावल के अंदर, गन्ने के अंदर, बाजरा के अंदर, ग्रास के अंदर, ये बनाना के अंदर, दोनों साइड इक्वली ग्रीन होती हैं क्योंकि उसका लीफ ऐसे रहता है, लाइट यहां भी पड़ती है यहां भी पड़ती है, दोनों इक्वली ग्रीन होते हैं। इसको बोलते हैं आइसो बाइलेटरल लीफ। क्या बोलेंगे इसको? आइसो बाइलेटरल लीफ का दूसरा नाम होता है मोनोकोट लीफ। मोनोकोट लीफ में स्टोमेटा दोनों साइड में होंगे, पर डाइकोट लीफ में लोअर साइड में। इसलिए थोड़ा टेक्निकली वर्ड यूज करें ना तो कभी घबराना नहीं है। डाइकोट लीफ मींस डोर्सी वेंट्रल लीफ, डी से शुरू होते हैं दोनों, और मोनोकोट लीफ का मतलब आइसो बाइलेटरल लीफ। डाइकोट लीफ ऊपर से ज्यादा ग्रीन होता है, लोअर साइड से कम ग्रीन होता है, स्टोमेटा लोअर साइड में होते हैं। मोनोकोट लीफ, आइसोबाइलेटरल लीफ इक्वली होते हैं, दोनों साइड में ग्रीन, और स्टोमेटा भी दोनों साइड में होता है। ठीक है। अब ये मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम, ग्रेनम में लाइट रिएक्शन होती है, जिसमें ये प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है। और ये होते हैं लेमिला। और लेमिला के अंदर एक तो होता है नॉन अप्रेस्ड रीजन, ये ध्यान से सुनो, नीट में बार बार पूछा जाता है। जैसे बहुत सारे लेमिला अरेंज हो गए, लेमिला के ग्रुप का नाम है ग्रेनम। जो आउटर साइड में ना, आउटर साइड में देखो हमने ये दिखा रखे हैं ऐसे, इसको हमने नाम दे दिया जो ये फोटो सिस्टम 1। और जो राउंडेड दिखा रखे हैं ये वाले, इसका नाम दे दिया हमने फोटो सिस्टम 2। पेपर में आता है कि फोटो सिस्टम 1 रिएक्शन सेंटर 1 या P700 कहां पाया जाता है? ये मोस्टली पाया जाता है नॉन अप्रेस्ड रीजन में, अनफोल्डेड रीजन में, आउटर साइड में। 95% यानी 95% फोटो सिस्टम 1 बाहरी साइड में पाया जाता है, पर थोड़ा बहुत अंदर भी पाया जाता है, ये दिखा रखा है, 5-1% अंदर लगा लो। फोटो सिस्टम 2 मिलता है अप्रेस्ड रीजन में, ऐसा नहीं अप्रेस्ड में, 5-4% बाहरी पाया जाता है। यानी मोस्टली फोटो सिस्टम 1 बाहरी साइड में पाया जाता है और अंदर साइड में फोटो सिस्टम में 2 पाया जाता है इस लेमिला के अंदर। इसको बोलते हैं नॉन अप्रेस्ड रीजन, इसको बोलते हैं अप्रेस्ड रीजन। ये नीट में बार बार आता है, इसे ध्यान रखना इसका। दूसरा भाई क्लोरोफिल। अब मैंने बताया था ये क्वांटोसोम, क्वांटोसोम में ये रिएक्शन सेंटर, ये कोर एलिमेंट, और चारों तरफ होता है एंटीना मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल का यदि हम डायग्राम देखेंगे नेट पे तो एक बहुत स्ट्रक्चर ये मिलेगा भाई, बीच में होगा मैग्नीशियम, और ये पोरफायरिन हेड, ये होता फाइटोल टेल। ठीक है ना? पोरफायरिन हेड, उल्टा कर लो उल्टा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये पोरफायरिन हेड है, हेड के बीच में होती है मैग्नीशियम। क्या होता है? प्रेजेंट होता है। यदि इसका मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला देखूं तो देखो क्लोरोफिल ए C55 H12 O5 N4 और Mg, यानी यूनिवर्सल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या है? ए, क्योंकि हर पौधे में पाया जाता है। जो फोटोसिंथेसिस करता है ए सब में मिलेगा, यानी याद रख लो 55-72-5-4 CHONMG। बीच में होता है मैग्नीशियम। स्ट्रक्चर देखें, ये फाइटोल हेड होता है, नीचे ये पोरफायरिन हेड होता है, ये फाइटोल टेल होती है। हेड के बीच में क्या होता है?
मैग्नीशियम। बी में 55 70 6 4 याद रख लो, 2 का तो कम से कम याद कर ही लो। अब आता है क्लोरोफिल ए बी सी डी ई, बैक्टीरिया के अंदर मिलता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल हो गया, ठीक है ना, बैक्टीरियो विरिडिन हो गया। ये अलग अलग पिगमेंट होते हैं जिनको हम कई बार पूछे जाते हैं, कई बार ये। अब देखिए ध्यान से, ये क्लोरोफिल ए और बी में डिफरेंस है, पढ़ लेना इसको। ये दिखा दिया मैंने आपको, पोरफायरिन हेड हो गया और नीचे क्या होगी, फाइटोल टेल। फाइटोल टेल की जो लेंथ है 20 एंगस्ट्रोम होगी, हेड का साइज 15 इंटू 15 एंगस्ट्रोम होता है, बीच में मैग्नीशियम होता है। अब जैसे कि बताया जाता है कि हॉस्पिटल में सिर्फ डॉक्टर ही हेल्प नहीं करते पेशेंट को बचाने के लिए, बहुत सारा पैरामेडिकल स्टाफ भी होता है। अकेला डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता और अकेला पैरामेडिकल स्टाफ भी कुछ नहीं कर सकता। तो डॉक्टर ने जैसे ट्रीटमेंट कर दिया तो उसको टाइम समय पे इंजेक्शन देना, उसकी देखभाल करना, उसके कपड़े चेंज करना, उसकी बेडशीट चेंज करना, यहाँ पे सैनिटाइज करना, पूरे रूम की सफाई रखना, ये कौन करता है, पैरामेडिकल स्टाफ करता है। हर काम डॉक्टर नहीं कर पाएगा। सेम उसी तरह पौधे के अंदर एसेसरी पिगमेंट भी होते हैं कुछ। लेमिला के अंदर क्वांटोसोम, क्वांटोसोम में रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर के चारों तरफ कोर एलिमेंट, कोर एलिमेंट के चारों तरफ क्लोरोफिल ए बी सी डी ई, कैरोटिनोइड्स, जेंथोफिल, एसेसरी पिगमेंट भी होते हैं। इनका काम क्या होता है, जैसे क्लोरोफिल ए मैक्सिमम लेता है ब्लू लाइट को और कम लेता है रेड लाइट को, ऐसे ही क्लोरोफिल बी करता है, ब्लू लाइट लेता है और रेड लाइट लेता है। एब्जॉर्ब ज्यादा ब्लू लाइट करता है और यूज ज्यादा रेड लाइट करता है। तो बीच में से भी जैसे ग्रीन लाइट पे भी कुछ पौधे सर्वाइव कर जाते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल के अलावा कुछ एसेसरी पिगमेंट भी होते हैं, जिसको हम कैरोटिनोइड्स, दो तरह के होते हैं, कैरोटीन और जेंथोफिल। कैरोटीन होता है गाजर के अंदर, कैरेट के अंदर जो होता है, ठीक है, C40H56, जेंथोफिल पिगमेंट भी C40H56 O2। तो ये पिगमेंट एसेसरी पिगमेंट होते हैं जो ब्लू और रेड लाइट के अलावा भी दूसरी लाइट को थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये रहा एक टॉपिक आता है फोटोफॉस्फोरेसेंस। ये होता क्या है, यहां देखो ध्यान से भाई प्लीज। ये था लेमिला, लेमिला में ये क्या थे, क्वांटोसोम, और क्वांटोसोम में बीच में क्या होता है, रिएक्शन सेंटर। जैसे ही लाइट एनर्जी ट्रैप करी इन मॉलिक्यूल ने, कोर एलिमेंट को दे दी, कोर ने किसको दे दी, रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन अपर साइड में, अपर स्टेट में चले गए। जैसे यहां थे इलेक्ट्रॉन, जैसे एनर्जी मिली तो अपर स्टेट में चले गए ना वो, तो वो अपर स्टेट पे स्टेबल नहीं रहते, वो जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर वापस लोअर आने की कोशिश करते हैं, पर लोअर बिल्कुल बेस पे नहीं आएंगे, थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे। जो वो एनर्जी रिलीज करी है ना, जब गेन की थी तो ऊपर पे पहुंच गए, जब रिलीज करी तो उतनी नहीं करी। जैसे मान लीजिए आपको जाते हुए 1000 रुपए मिल गए रोड पे, आपने सोचा अरे यार ये तो ज्यादा आ गए हैं, तो आपको वापस देने पड़ जाएंगे। कितने दोगे आप, 1000 का 1000 दे दोगे किसी को, या थोड़ा कम दोगे, या ज्यादा दोगे, कम दो दोगे। तो सेम क्या करता है, ये भी वही है। इलेक्ट्रॉन जब एब्जॉर्ब किए तो अपर स्टेट में चले गए ज्यादा में, सेकंड एक्साइटेड स्टेज में, और जब इसने रिलीज किया ना, तो ये पूरा रिलीज नहीं किया, यहां तक रिलीज नहीं किया, उसने केवल फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज तक ही रिलीज किया। ये जो एनर्जी लूज की ना, रिलीज ऑफ एनर्जी, इसका नाम होता है फोस्फोरेसेंस। और क्योंकि ये लाइट में होती है इसलिए इसका नाम होता है फोटोफॉस्फोरेसेंस। क्या नाम होता है, और यही वो एनर्जी होती है जो फोटोसिंथेसिस में यूज होती है, फोटोफॉस्फोरेसेंस। एक होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें आप क्लोरोफिल ए डाल दो। जैसे ही क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक होती है, केमिस्ट्री में पढ़ी होगी आपने, पत्ते को क्रश करके पेस्टल मोर्टल कुंडी छोटा में, और उसके अंदर एक फिल्टर पेपर होता है, उस पर कंसंट्रेट बना के और एक केमिकल में डुबो के रखते हैं। वो धीरे धीरे ऊपर उठता है, पानी जब जब उसमें फ्लूइड एब्जॉर्ब होता है तो अलग अलग पिगमेंट बच जाते हैं। क्लोरोफिल का अलग पिगमेंट, बी सी डी, तो ये पता लग जाता है कि लीफ के अंदर कौन कौन से पिगमेंट है। उस टेक्निक का नाम होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी, सिंपल क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। अब जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से ये तो पता लग गया भी लीफ में ये पिगमेंट है। अब कौन सा पिगमेंट कौन सी लाइट को ऑब्जॉर्व करता है, ये देखने के लिए
हम क्या करते हैं, क्लोरोफिल ए निकाला और उसको टेस्ट ट्यूब में डाल के उस मशीन में डाल दिया और बटन ऑन कर दिया, तो मशीन क्या करेगी, ये बता देगी उसमें लाइट डालेगी, व्हाइट कितनी रिफ्लेक्ट करी, कितनी उसने एब्जॉर्ब करी, तो लिखा आ जाएगा भाई इस वेवलेंथ की लाइट को ये क्लोरोफिल ए ने एब्जॉर्ब किया है। इसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यानी कौन सा पिगमेंट कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बताता है। क्या बताता है ये? अब देखो यहां से क्लोरोफिल ए और बी, अपर लेवल तो क्लोरोफिल ए का है और छोटा लेवल क्लोरोफिल बी का है। ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं ये ब्लू लाइट और कम एब्जॉर्ब करते हैं रेड लाइट। पर फोटोसिंथेसिस होता है रेड लाइट पे ज्यादा और स्टोमेटोपन में हेल्प करता है ब्लू लाइट ज्यादा। ये होता है दोनों का कॉमन। यदि मैं देखूं ये ए और बी का तो एक जैसा ही है। ए ज्यादा इसलिए है क्योंकि क्लोरोफिल ए ज्यादा होता है, बी थोड़ा सा नीचे इसलिए है क्योंकि क्लोरोफिल बी ए से कम होता है। यूनिवर्सल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कौन सा है? ए। सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? बी। ये तो होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मान लीजिए दोनों का मैं कॉमन ले लूं, ये तो होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये रहा ए और बी का कॉमन है। पर यदि मैं कहता हूं एक्शन में कौन सा लिया, इसका नाम होता है एक्शन स्पेक्ट्रम। यानी फोटोसिंथेसिस किससे ज्यादा हुआ, तो फोटोसिंथेसिस में ये ग्राफ ऐसे आया, यानी बीच में से भी ये एरिया थोड़ा ऊपर मिला। क्यों? क्योंकि केवल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल नहीं होते क्वांटोसोम के अंदर, कुछ एसेसरी पिगमेंट भी होते हैं जैसे कैरोटिनोइड्स, कैरोटीन और जंतोफिल, C40, H56, C40, H56, O2। यानी वो एसेसरी पिगमेंट की वजह से ग्रीन लाइट पे भी एक्शन हो रहा है, यानी फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ये तो हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और दूसरे वाला कौन सा हो गया? एक्शन स्पेक्ट्रम। ये एक्शन स्पेक्ट्रम दिखा रखा है भाई, ठीक है, ये वाला। अब आता है क्वांटम इल्ड भाई। ये थोड़ा सा डेफिनेशन देख लीजिए इसकी। नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस पर क्वांटम ऑफ लाइट। क्वांटम क्या होता है? पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है, फोटोन बोलते हैं। उसमें जितनी एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं? क्वांटम। नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस पर क्वांटम ऑफ लाइट। एक क्वांटम ऑफ लाइट से कितनी ऑक्सीजन बाहर निकली है उसको बोलते हैं क्वांटम यील्ड। ऐसा माना जाता है कि 8 क्वांटा जब मिलते हैं ना तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। कितना निकलता है? एक। तो 12% के करीब लगभग इसकी एफिशिएंसी आ गई है। अब आता है इमर्सन इफेक्ट। बहुत आसान है ये। इमर्सन नाम के साइंटिस्ट ने ये देखा भाई कि VIBGYOR विबगोर जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट दी क्लोरील एल्गी में, और उसने देखा भाई फोटोसिंथेसिस कौन सी लाइट पे ज्यादा होता है। तो उसने देखा नॉर्मली फ्लक्चुएट करती रहती है लिमिट, ये देखो ऐसे, यानी मैक्सिमम क्वांटम यील्ड, यानी मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कब हो रहा है? 680 पे हो रहा है। किस पे हो रहा है भाई? 680 पे मैक्सिमम हो रहा है। यानी रेड लाइट पे फोटोसिंथेसिस ठीक हो रहा है। जैसे ही उसने 680 से ऊपर की वेवलेंथ यानी 700 तक वेवलेंथ दी ना, यानी 680 से 700 तक दी, तो एकदम से क्वांटम यील्ड घट गई। बेटा यहां देखो, एकदम से क्वांटम यील्ड क्या होगी? डिक्रीज करगी। एकदम से क्वांटम यील्ड क्या होगी? डिक्रीज करगी। आपको पता है रेड लाइट पे तो कितना होता है? मैक्सिमम होता है। और रेड लाइट की कितनी होती है? 662 700। यही था ना। जब 660 से लेकर 680 तक दिया तो मैक्सिमम थी। जब 680 से 700 तक आया तो एकदम से क्या हो गया? रेड ड्रॉप हो गया भाई। ये एकदम से फोटोसिंथेसिस रेट घट गया। ऐसा क्यों हुआ? इसको बोलते हैं इमर्सन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। ये हुआ इसलिए कि VIBGYOR, रेड के बाद क्या आता है? इंफ्रारेड आता है ना। रेड के बाद क्या आता है? तो 660 से 680 तक तो प्योर रेड लाइट थी जिसपे क्वांटम यील्ड मैक्सिमम थी।
680 के बाद प्योर नहीं रही वो, उसमें कुछ रेज इंफ्रारेड के भी मिक्स होगी स्पेक्ट्रम में। ऐसा थोड़ा क्लियर कट बाउंड्री है, रेड खत्म होने के बाद इंफ्रारेड आती है। 680 से 700 के बीच में कुछ अमाउंट में क्या आ गया, इंफ्रारेड मिक्स होगी, इसकी वजह से क्वांटम घट गई। अब इमर्सन को बड़ी मोटिवेशन मिली, भाई ये तो बड़ी अच्छी बात पता लगी कि रेड पे मैक्सिमम भी होती है और रेड पे मिनिमम भी होती है। तो इसने क्या किया, सेकंड एक्सपेरिमेंट किया, इमर्सन सेकंड एक्सपेरिमेंट। उसने देखा भाई 660 से 780 तक मैक्सिमम थी, यानी फोटोसिंथेसिस 700 पे मिला 10, क्योंकि रेड ड्रॉप हो गया था, और 635 पे था 43.5। अब इसने दोनों वेवलेंथ अल्टरनेटिवली दी, एक 700 की, एक 635 की, 700 की और 635 नैनोमीटर की। जब वेवलेंथ अल्टरनेटिवली क्लोरीलालगी में दी तो क्वांटम यील्ड 53.5 आना चाहिए था ना, क्योंकि दोनों मिक्स होगी, पर आया कितना, 72.5। इस बात से वो हैरान हुआ और उसने इसका नाम दिया इमर्सन सेकंड इफेक्ट या इनहेंसमेंट इफेक्ट, यानी बढ़ा के मिला है कुछ ना कुछ। इनहेंसमेंट का मतलब क्या होता है, स्लाइटली इंक्रीज, कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी वो थी इसकी 53.5, आई कितनी, ये क्यों आई ऐसे, क्योंकि फोटो सिस्टम जब हमने 700 तक की वेवलेंथ दी तो क्वांटम यील्ड घट गया था 10, जब 635 की दी तो 43.5 था, है ना। तो ये फोटो सिस्टम एक नहीं था, जब दो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट दी तो फोटो सिस्टम दो एक्टिवेट हो गए, एक पी 700 था पहले से ही, एक पी 680 हो गया, जिसकी वजह से एक एक्टिव होता तो वैल्यू क्या आती, 53.5। अब दो काम कर रहे हैं तो एफिशिएंसी बढ़ गई ना, इसलिए ये एकदम से ऐसे ना आके ये ऊपर आया, थोड़ा सा ऐसे नहीं जाया गया, ये आया, इसका बोलते हैं इनहेंसमेंट इफेक्ट, यानी 72 आई। यानी सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है कि फोटो सिस्टम एक नहीं है, फोटो सिस्टम कितने हैं, दो है, PS1 और PS। अब दिन के समय में होता क्या है, यदि हम बात करते हैं, देखो ये रहा, ये P700 था, ये कोर एलिमेंट है, ये क्या है, कोर एलिमेंट। इन्होंने लाइट को ट्रैप किया, एनर्जी इसको दे दी, यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, यहां पे ऑक्सीडेशन हो गया, और जैसे ऑक्सीडेशन हुआ ठीक है भाई, देखो यहां पे P700 हो गया, ये इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, ऑक्सीडेशन, और जिसने इसको रिसीव किया है क्या बोलते हैं उसको, रिडक्शन। तब देखो यहां सबसे पहले ये रहा, ये है रिलेशन बिटवीन लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। अब रात को लाइट नहीं होती, स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, प्लीज ध्यान से देखिए, ग्रेनम में लाइट रिएक्शन होती है, दिन के समय में क्या क्या काम होता है, सबसे पहले स्टोमेटा ओपन होते हैं। अब क्योंकि स्टोमेटा खुले हुए हैं तो उस कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर हो जाएगी, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, स्टोर हो जाएगी, पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। अब दिन के समय में रात के लिए एटीपी बनती है और NADPH2 बनता है। एटीपी का नाम होता है एनर्जी करेंसी और NADPH2 का नाम होता है रिड्यूसिंग पावर। एनर्जी करेंसी और रिड्यूसिंग पावर दोनों को मिलाकर बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर। क्या बोलते हैं, दिन में बनता है एटीपी, एनर्जी करेंसी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एक ग्लूकोज से 36 से 38 एटीपी मिलते हैं, एक बनता है NADPH2, रिड्यूसिंग पावर बोलते हैं, दोनों को मिलाकर बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर। यानी एसिमिलेटरी पावर ग्रेनम में बनती है और स्ट्रोमा में रात को यूज हो जाती है। जैसे स्ट्रोमा में रात को क्या हुआ, केल्विन साइकिल घूमी और ग्लूकोज बना दिया, यानी कार्बन का रिडक्शन हो गया यहां पे, और एडीपी और पायरोफॉस्फेट वापिस बन गए, ये NADP वापिस बन गए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये जो आते हैं दिन के समय में सिर्फ 3 पॉइंट होते हैं। नंबर 1 होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, क्या होता है, दूसरे नंबर पे होता है पिगमेंट सिस्टम। पिगमेंट सिस्टम दो तरह का होता है, P700 P680, P700 और P680, और तीसरे नंबर पे होता है साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन, दूसरा होता है
नॉन साइक्लिक। दूसरा कौन सा होता है? नॉन साइक्लिक। अब सबसे पहले साइक्लिक देखेंगे भाई, इसको पढ़ना, कल भी रिपीट करवाएंगे इसको हम, ताकि एक बार आपको पता लग जाए क्या ये। देखिए P700 से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए, किसमें चले गए? एक्स अननोन कंपाउंड में। किसमें चले गए? यहां से ऑक्सीडेशन हुआ, यहां पे क्या हुआ? रिडक्शन। यहां पे एक फार्मूला या बनता है एक्स एफ सी पी सी पी, एक्स एफ सी पी सी पी। एक सिंपल सा फार्मूला है, ये रिडॉक्स पोटेंशियल के अनुसार जाते हैं। एक्स अननोन कंपाउंड ने इलेक्ट्रॉन दिए फेराडोक्सिन को, साइटोक्रोम B6 को, प्लास्टोक्विनोन को, साइटोक्रोम F को, प्लास्टोसाइनिन को, और इलेक्ट्रॉन जहां से चले थे ना घूम के, वापिस आ गए। फ्री में क्या मिल गया आपको? इसलिए इसका नाम होता है साइक्लिक, यानी इलेक्ट्रॉन जहां से घूमे थे ना वहीं पर वापिस आ गए। फोटो क्योंकि लाइट में होता है, फोस्फोराइलेशन मतलब एटीपी बन रहा है। फोस्फोराइलेशन का मतलब साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन क्या होता है? वापिस इलेक्ट्रॉन घूमकर वापिस आ जाते हैं, फ्री में एटीपी मिल जाता है और लाइट की प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसका नाम होता है साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन। ये साइनोबैक्टीरिया एल्गी वगैरह में प्रीमिटिव टाइप का है, ये उसमें होता है भाई। जो ग्रीन प्लांट होते हैं इनमें होता है नॉन साइक्लिक। लास्ट टॉपिक आज का, इससे ज्यादा नहीं करवाऊंगा मैं आज, ध्यान से देख लो इसको। नॉन साइक्लिक में क्या होता है भाई? वो शुरू हुआ था P700 से, ये शुरू होता है P680 यानी 680 से। उसमें इलेक्ट्रॉन घूम के वापिस आ रहे थे, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम के वापिस से नहीं आते। अब नहीं आते तो इलेक्ट्रॉन का सोर्स तो चाहिए ना, इसलिए इसमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। देखो ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर, पानी लाइट के प्रेजेंस में टूट गया इलेक्ट्रॉन में, ऑक्सीजन में और प्रोटॉन में। क्योंकि हाइड्रोजन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन भी एक है, प्रोटॉन भी एक है, न्यूट्रॉन नहीं है इसके अंदर, न्यूट्रॉन नहीं है। तो देखो पानी टूट गया ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन टूट गया किसमें? इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में। ये प्रोटॉन गया यहां पे, और ये इलेक्ट्रॉन जो चले थे ना यहां से, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां से चले और ये घूम के यहां आ गए वापस। ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन तो वही ना जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर से गए थे। ये इलेक्ट्रॉन जो घूम के गया ना, फ्री में क्या मिल गई इससे की वजह से? और जब ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिल गए तो एनएडीपी के साथ मिल गए तो क्या बन गया? इसको क्या बोलते हैं? ये एटीपी बन गई, एनर्जी करेंसी। ये बन गया रिड्यूसिंग पावर। दोनों के मिला क्या बोलेंगे? एसिमिलेटरी पावर। वो लोअर प्लांट में होता था, ये किस में होता है? हायर प्लांट में। उसमें फोटो सिस्टम 1, देखो ध्यान से, अब डिफरेंस देखो दोनों में। इसमें इलेक्ट्रॉन सोर्स नहीं है, वही घूम का रहे हैं। इसमें सिर्फ क्या बन रहा है? एटीपी बन रहा है। इसके अंदर एटीपी भी बन रहा है और NADPH2 भी बन रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन घूम के वापिस नहीं आते। इसमें फोटो सिस्टम 2, 1 और 2 दोनों इन्वॉल्व है, उसमें फोटो सिस्टम केवल P701 इन्वॉल्व है। ये सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स है। इसमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, इसमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होता। इसमें एटीपी के साथ साथ NADPH2 बनता है। ये हायर प्लांट में होता है, एडवांस है ये ज्यादा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी बाई प्रोडक्ट निकलता है। तो मैंने आज आपको केवल यहां तक करवाया है। लाइट के टाइम में 3 काम होते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, पिगमेंट सिस्टम बता दिए दोनों P700 P680, और फोटोफोस्फोराइलेशन भी 2 तरह का होता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। ठीक है, तो ये आपको लर्न करने हैं। कल चैप्टर कंप्लीट हो